नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीजीटी के क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर। मॉसफेट कैन बी यूज्ड बोथ एज अ वोल्टेज एंड अ करंट कंट्रोल्ड इंडक्टर। देखिए, मैंने आपको बताया था मॉसफेट में क्या होता है कि जो आपका गेट एंड चैनल होता है दे आर separated by a thin layer of SiO2, ठीक है, फॉर्मिंग अ कैपेसिटेंस, जो कि क्या बनाते हैं, कैपेसिटेंस बनाते हैं दैट वेरीज अलोंग विद द गेट वोल्टेज, जो कि वेरी करता है विद गेट वोल्टेज। तो मॉसफेट एक्ट्स लाइक अ मॉस कैपेसिटर एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट VGS, इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो ये VV वोल्टेज कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। तो मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर एंड नॉट एज अ करंट कंट्रोल्ड इंडक्टर। इसीलिए केवल इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्यून एम्पलीफायर हैज अ पीक आउटपुट एट 9 मेगाहर्ट्ज एंड अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ 90। व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ ट्यून एम्पलीफायर? देखिए, ट्यून एम्पलीफायर में आपको फॉर्मूला पता होगा कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ नॉट बाई क्यू होता है। तो एफ नॉट क्या है आपका 9 इंटू 10⁶ और क्यू नॉट क्या है आपका 90। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁵ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 किलो हर्ट्ज। बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन 3 dB फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो 3 dB फ्रीक्वेंसीज आर सिमेट्रिकल अबाउट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो इसका आंसर है 100 किलो हर्ट्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है द नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट इज। नॉर्टन थ्योरम क्या स्टेट करती है कि एनी लीनियर सर्किट containing several energy sources and resistances can be replaced by a single constant current source in parallel with a single resistor। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें जो V आएगा वो क्या आएगा, टोटल वोल्टेज 9 है, तो 9 इंटू यहाँ पे जैसे ये इसने बोला 2.8 है, तो 2.8 को हम अगर ऐसे चेंज करें तो 4 7 जा 2 1 जा 2 2 14 2 5 जा 10 14/5 आ रहा है ना। ठीक है, इसमें जो है आपका, इसको जब आप शॉर्ट कर दोगे तो ये दोनों तो 4.8 हो गया, ये तो 4.8 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 3 8 नहीं, इसमें आपको कुछ इस तरीके से करना है कि जो शॉर्ट सर्किटिंग द लोड टर्मिनल द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल बी, यहाँ पे 9 इंटू इधर आना चाहिए एक्चुअली, ये हो जाएगा। देखिए, अगर ये दोनों ये इसके साथ 2 + 2.8 या 2 इंटू 2.8 / 2 + 4.8, तो ये कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 2 9 जा 18, नहीं, इसमें जो आपका आएगा बिटवीन ए एंड बी, तो ये होगा 9 इंटू, ये एक्चुअली 4.8/8 + 4.8 होना चाहिए। हम एक्चुअली इसमें निकाल रहे हैं ना, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये दोनों तो जो होगा, क्योंकि कोई वोल्टेज नहीं है या कुछ नहीं है, तो ये दोनों तो सीरीज़ में आ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू 9 इंटू 4.8 अपॉन ये 12.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये हो गया 3 8 3 जा 24 8 8 जा 64, तो ये वैल्यू कुछ 3 9 जा 27/8 वोल्ट आ रही है। ठीक है, नॉर्टन अगर देखिए, अगर हमें इसमें RTH निकालना है तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2.8 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ से RTH निकालना है तो जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2.8 प्लस यहाँ पे 2 पैरेलल टू 8 हो जाएगा, तो 2.8 + 2 8 जा 16/10, तो ये वैल्यू कुछ 2.8 + 1.6, दैट मीन्स ये 3, ये 4.4 के समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके से है, नहीं, तो अभी हम किसी ये बात करते हैं 4.4, इसका ये जो 4.4 ओम है ये नोट कर लीजिए, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जो नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट होगी लोड के थ्रू, वो क्या हो जाएगी, इसमें यहाँ पे ये जो IN होगा या ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, VSC अपॉन ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये वाला 2.8, तो VSC कुछ 27/8 अपॉन 2.8 आएगा।
इसको जब आप सॉल्व करोगे 27/8 इंटू 2.8, तो ये कुछ जो भी आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जैसे ये मान लीजिए इधर है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 135 इतना हो गया। तो 7 1 जा 7, 11 12 13 नहीं, 7 2 जा 1 जा 7, 65 नहीं होगा। तो ये कुछ 135/8 4 जा 14, 8 जा 8 4 जा 32, 3 कैरी 112, तो 135/112 करिए तो कितना होगा 112, तो ये 3 पॉइंट, ये 3 हो गया ना, तो इधर 2 हो जाएगा, तो 1 इधर पॉइंट में आ गया, तो 2 जा 4 22, 224, तो कुछ 1.2 होगा। ये 1.2 समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.2 कहीं दिया नहीं है ना। ये 1 एम्पियर करंट, 1.2 ये नहीं हो सकता, 3.5 यही वाला होगा, क्योंकि 1.2 है तो इट इज़, हम इसको 2 नहीं, ये वाला है एक आंसर होगा। और RTH देखिए 4.4 ओम्स आ रहा है, तो यही आंसर आएगा। देखिए शॉर्ट सर्किटिंग द लोड टर्मिनल, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल बी, अगर आपको वोल्टेज निकालना है, मान लीजिए मैंने आपको ये एक एक्चुअली आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। मैं मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक नोडल वोल्टेज भी ले ली, तो क्या होगा V - 9/8 प्लस V/2 प्लस V/2.8 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे कर लिया, एंड 2 14 जा 20, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 8 2 14, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 और 7, तो 8 7 जा 56 इज द एलसीएम, राइट। तो यहाँ पे 56 हो गया, 8 7 जा तो 7V माइनस 7 9 जा 63 प्लस 228 28V प्लस 14 4 जा तो 40V। अब आप जरा सॉल्व कीजिए, 47V प्लस 28V, 47V एंड प्लस 28V, तो ये इतना हो गया 75V। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 75V इज इक्वल टू 63, और यहाँ पे ये 56 था, यही था ना। तो विच इम्प्लाइज, अभी मैं एक बार नोडल के थ्रू निकाल रही हूँ, 63 इंटू 56/75। जरा देखिए इसमें कुछ आ रहा है, 3 2 जा 6, हाँ 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अगेन इसमें कोई मैच नहीं है, 21 इंटू 56/25 आ रहा है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा कि हम किस में निकाल रहे हैं। 9 इंटू हम इधर पैरेलल में तो निकालेंगे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना। वैसे तो लोड रेजिस्टेंस यहाँ था, अगर ये इस तरीके से ऐसे भी और तब भी ये पैरेलल में ही होगा, तो 2 इंटू, अगर हम इसमें निकालेंगे तो, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं देखना चाहती हूँ। अगर मैं इधर 2 में निकालूंगी तो 9 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 8, 9 2 जा 18/10, तो 1.8 नहीं 1.8। ये आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा, क्योंकि आंसर तो इसका यही है जिसका 4.4 थेवेनिन रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन एन SSB/SC व्हेन द मॉड्यूलेटेड वेव इज ट्रांसमिटेड विद 80% मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, PT इज इक्वल टू PC ऑफ 1 प्लस m²/2। परसेंटेज ऑफ पावर सेव विल बी कैलकुलेटेड एज, कैसे निकालोगे, द अमाउंट ऑफ पावर सेविंग, इट विल बी PC प्लस m² PC/4, क्योंकि साइड बैंड पावर, ये साइड बैंड पावर है ना, m² PC/2, इसका हमेशा हाफ जो होगा m² PC/4 एंड m² PC/4, ये LSB और USB में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये साइड बैंड पावर है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं PC ऑफ 1 प्लस m²/4 अपॉन PC/1 प्लस m²/2, ये टोटल पावर है, ये साइड बैंड पावर है, एंड इनटू 100 है, विच इम्प्लाइज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस m²/2 प्लस m² इंटू 100, यही होगा ना। 4 प्लस m² और यहाँ पे 4 हो गया, इंटू 2 प्लस m² और यहाँ पे 2 हो गया, तो कैंसिल हो गया इधर। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 4 प्लस m²/4 प्लस 2m² इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेशन कितना है,
0.8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 0.64 बाय 4 प्लस 2 इंटू 0.64 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप निकालोगे 4.64 बाय ये 2 4 जा 8 2 6 जा 12 1.28 एंड प्लस 4 तो 5.28 हो गया 5.28 इंटू 100। ठीक है, ये पूरा जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर कुछ 87.88% आएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। याद रखना, थर्मोकपल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंटेनिंग जंक्शंस ऑफ टू डिसिमिलर मेटल जॉइंट्स। ये टेम्परेचर सेंसर्स की तरह यूज होता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट विच स्टेट्स दैट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बिटवीन टू डिसिमिलर electrical conductors produces a temperature difference between two dissimilar electrical conductors produces a voltage difference between them, ये सीबैक इफेक्ट बोलता है। ठीक है, and the potential difference is used to measure the temperature. So while measuring the voltage developed by a thermocouple, it is found there is always an offset voltage. ये किसकी वजह से होता है? Due to an additional thermocouple being formed due to connecting wires and one of the metals. Since thermocouple wire two dissimilar metals के बने होते हैं, thermocouple wire जो होती है it consists of two dissimilar metals with unique resistivities. So each leg of thermocouple has a unique resistance associated with it. These resistances increase with longer or narrower gauge thermocouple wire. तो जब भी increased resistance होता है, it can contribute to offset voltage. The effect of the offset voltage may be negligible or critical depending on the system. Noise factor of a system is defined as, ये तो पता ही होगा, ratio of input SNR to output SNR, पता है ना? ठीक है, नेक्स्ट है the self inductance of two coils are इतना and इतना. If the coefficient of coupling is 0.5, mutual inductance between the coils is K is equal to M by under root L1 L2. M is equal to N1 N2A upon mu naught mu R L. L की L1 की वैल्यू है N1 स्क्वायर A L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एल. टू कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स हैं, ओके, इनके सेल्फ इंडक्टेंस है N1 L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसमें M. तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो यही होगी. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल एंड लिंक दैट लिंक्स द अदर. अब इसमें कैलकुलेशन देखिए, L1 दिया है आपको 4 मिली हेनरी, L2 दिया है 9 मिली हेनरी, K दिया है 0.5, तो K इज इक्वल टू M बाय अंडर रूट L1 L2. तो K की वैल्यू कितनी हो गई, जो M है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4, तो ये वैल्यू 0.5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 मिली हेनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है Consider the following statements. Amorphous solids have the systematic arrangement of atoms. False है ये statement. A crystal will be mechanically weak if the dislocation density in the crystal is very high. ये true है. Ionic crystals are hard and brittle. ये true है. देखिए amorphous solids का does not have don't have the systematic arrangement of atoms, right? Whereas in crystalline material में arrangement of atoms होते हैं, they are repeat periodically. Presence of dislocations अगर होगी कहीं, ये भी एक dislocation क्या होता है, एक side effect होता है. The presence of dislocation makes a crystal mechanically weak. तो because of easy movement of dislocation, strength of the material को हम increase कर सकते हैं by removing all dislocations and making the crystals a perfect crystal. Statement 3 है all ionic solids possess a crystalline structure. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो आयनिक क्रिस्टल्स हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, राइट? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सेकंड एंड थर्ड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द परसेंट ऑफ रेगुलेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर. अब इसका एक परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला होता है VR इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज इंटू 100. तो नो लोड वोल्टेज कितना दिया है आपको 20 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज आपको कितना दिया है 19.8 वोल्ट. तो परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा 20 माइनस 19.8 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये वैल्यू 1% है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द लॉजिकल इनपुट्स टू द फॉलोइंग सर्किट, डिटरमाइन द लॉजिकल रिएक्शन बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट एक्स। देखिए इसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये जो भी है इसमें, ठीक है, इसमें आपको देखना पड़ेगा ये ए है ये बी है, यहाँ पे हमने क्या किया, ए डॉट बी लिया। ए डॉट बी कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये एन है, और जो आपका एन पॉइंट हमें फिर निकालना है, एन की वैल्यू एन है, यही वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो रही है एक्स में, ठीक है। देखिए कॉमन एमीटर में क्या होता है, इफ इनपुट ए इज एट लो पोटेंशियल, अगर ये लो पोटेंशियल पे है देन देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एमीटर जंक्शन, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा अक्रॉस बेस एमीटर जंक्शन, एंड नो करंट विल फ्लो, इसलिए करंट भी जीरो होगी थ्रू द ट्रांजिस्टर, देयरफॉर आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट हाई होगा। इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर अगर इनपुट हाई पोटेंशियल भी होगा तो देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप, एक वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट करेगा, एंड हेंस करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा, एंड द आउटपुट इज एट लो पोटेंशियल, आउटपुट आपका लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे जब ये एक तरह से जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये कॉमन एमीटर है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए +5 वोल्ट आपने सप्लाई दी है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा, तो इट कैन बी नॉट और नैंड गेट, ये नॉट और नैंड गेट हो सकता है बिकॉज द आउटपुट इज इन वर्जन ऑफ इनपुट, ठीक है। और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये सीरीज में कनेक्टेड है अभी, जैसे ये जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ होगा बार ए डॉट बी, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी ये बार ए डॉट बी होगी, तो यहाँ पे जैसे हमने इनपुट्स दिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे क्या होता है 0 0 0 1, तो ये वैल्यू 1 1 1 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जो n इनपुट आएगा, x इनपुट है जैसे जो भी है यहाँ पे, फिर एक इन्वर्टर लगा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0 0 0 एंड 1, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये Q3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू a डॉट b हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी ए ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इतना, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कैसे कर सकते हैं, 135 बेस x प्लस 145 बेस x इज इक्वल टू 323 बेस x, 0 1 2 0 1 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, ये प्लस x हो गया, ये प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 है, तो 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 3x इंटू x प्लस 1 माइनस यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे 3 एक्चुअली ये जो है आपका थोड़ा गलत हो रहा है, मुझे लगता है ये कुछ है, ये होगा, ये कितना आया x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x, एक मिनट यहाँ 3x माइनस 2x प्लस x प्लस 9 माइनस 3 6 हो रहा है, ये तो है ना। इसमें जो है इसको आप पहले x की वैल्यू निकालिए, इससे तो ये नहीं निकलेगा, x माइनस 3 है, ये माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अगर इस तरह से करना है, या आपको जैसे 3 इंटू 6 है तो 2 3 जा 6 इंटू 3 3 2 जा 6, या 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9, ये कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इसमें फ्रैक्शन में कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा लग रहा है
क्योंकि देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, एक मैंने सही किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर, वो सॉरी ये गलत है, तो यहाँ पे इतना आएगा, ठीक है, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सही है। अब सही है, एक्स 2x स्क्वायर एंड इधर 3x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एंड देन 3x प्लस 4x, 7x है तो प्लस 2x है, तो माइनस 5x है, मेरी गलती थी, सॉरी, एंड 3 माइनस 9, तो यहाँ पे माइनस 6 है, इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इधर आपका आंसर आएगा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 प्लस 1 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 तो नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू प्लस 6 ही होगा, तो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है, कन्वर्ट दी हेक्साडेसिमल नंबर 4df टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। कैसे करोगे आप बताइए, जो आपका ये 4df बेस 16 है 0 1 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 16 स्क्वायर प्लस d इंटू 16 1 प्लस f इंटू 16 0, तो यहाँ पे 16 16 जो 256 हो गया ना, तो 4 इंटू 256, ए बी सी डी 11 12, ये 13 हो गया, 13 इंटू 16 प्लस ये 15 हो गया, तो 15 इंटू 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1024 प्लस 13 6 जा या 16 3 जा 48, 4 कैरी, 16 1 जा 6, 208 प्लस 15, 24 प्लस 208 प्लस 15, 12 प्लस 5 17 1, ये आपका हो गया बेस 10। अब इसको जब हम ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1247 है, ठीक है, ये है ना। अब 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 4, फिर 8 5 जा 40, फिर 8 9 जा 8 8 जा 8 7 जा 8 6 जा 8 5 जा 155 आया, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, 7 आएगा, है ना। अगेन इसमें 8 से करोगे तो 8 2 जा 8 1 जा 8 70, 8 9 जा 72, तो यहाँ पे देखिए ये 155 है, 8 1 जा 8 75, 8 9 जा 72, तो 3 हो गया ना ये। अब अगेन इसमें हम 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 जा 16, तो 7 8 9 3, तो आंसर क्या आएगा, फिर यहाँ पे 2 आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2337 बेस 8, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आपका एक्टिव एंड यूनिलैटरल होता है। वोल्टेज सोर्स एक एक्टिव एलिमेंट होता है, इट मींस इट सप्लाइज एनर्जी टू द लोड, और ये यूनिलैटरल मतलब होता है कि इट मींस सप्लाइज एनर्जी इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इंक्रीज गेन, नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर रिड्यूस गेन, गेन को रिड्यूस करते हैं, दे रिड्यूस द गेन ऑफ द, सॉरी, दे reduce gain by the factor 1 plus a beta, because of the feedback configuration voltage gain decrease हो जाता है by 1 plus a beta। तो voltage negative feedback जो होता है ये आपको टेल करता है कि input of the system is series in connected with the feedback loop and series connection corresponds to increased impedance। जो आपका series connection होगा ये आपका increased impedance से connect कर देता है, तो input impedance will be increased by a factor of 1 प्लस जो आपका इनपुट इम्पिडेंस होगा ये भी इंक्रीज करेगा बाय फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, तो जो आपका आर इनपुट होगा ये आर इनपुट 1 प्लस ए बीटा होगा, जो आर इनपुट ऑफ फीडबैक होगा। तो इसने जो बोला नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर इंक्रीज गेन, तो ये तो गलत हो गया, ये डिक्रीज करता है गेन को। व्हेन वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीजेस, यस, बाय R input feedback is equal to R input of 1 plus A beta, तो ये तो सही है। When voltage feedback is applied to an amplifier, its output impedance decreases, yes, ये कुछ होता है R OF is equal to R naught by 1 plus A beta। तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक जो होता है आपका
इट कुड बी आइदर सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो होगा इसमें सेकंड एंड थर्ड होगा, सॉरी ये गलत हो गया, सेकंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल इज अ टाइप ऑफ फोटोकंडक्टिव, फोटो इमिसिव, फोटोवोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोमोटिव डिवाइस। इट इज अ टाइप ऑफ अ फोटोवोल्टिक डिवाइस, ठीक है। सोलर सेल सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, कैडमियम टेल्यूराइड हो गया, या कॉपर, इंडियम, गैलियम सेलिनाइड हो गया। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर ही बेस्ड होता है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मटेरियल व्हेन इट इज एक्सपोज टू द लाइट। कॉमन सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सोलर सेल जो होता है, इट कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम, इसमें एक मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज प्रोड्यूस होती है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 0.6 वोल्ट, ठीक है। फोटो कंडक्टिविटी क्या होती है। इट इज अ फिनोमिना व्हेन द एक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग फ्रॉम अ सीन ऑन टारगेट, फ्रॉम अ सीन ऑन टारगेट वेरीज द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी करता है। फोटो में सिर्फ इट मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, इट मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेयर लाइट सेंसिटिव सर्फेसिस गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्ट्रक बाय लाइट। जब उसमें आप लाइट डालते हो तो उसमें जो लाइट सेंसिटिव सर्फेसिस इलेक्ट्रॉन्स गिव ऑफ करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है जनरेटेड बाय आइदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टनल डायोड शोज द नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस बिटवीन पीक वैली एंड वैली वोल्टेज। बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रहा है। इन अ टनल डायोड फॉर अ वोल्टेज लार्जर देन वैली वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो ये बिल्कुल इसका ये सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वाई इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इसमें जो है रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टनल डायोड एक हाईली डूप्ड सेमीकंडक्टर डायोड होता है। जो फर्मी लेवल होता है इसका, इट मूव्स इन कंडक्शन बैंड ऑन एन साइड एंड इनसाइड वैलेंस बैंड ऑन पी साइड। बिलो द फर्मी लेवल, बिलो फर्मी लेवल क्या होते हैं। ऑल स्टेट्स आर फिल्ड, सारी स्टेट्स फिल्ड होती हैं। एंड अबव द फर्मी लेवल क्या होता है। ऑल द स्टेट्स आर एम्प्टी होती हैं। तो जीरो बायस में मैंने आपको, जैसे इसमें 6 कंडीशंस हैं, अब वो तो बाद में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो यही है कि टनल डायोड में हमेशा नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होता है पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच में, लेकिन वोल्टेज लार्जर देन वैली वोल्टेज में करंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ये गलत है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। करंट और वोल्टेज एन का ग्राफ होता है ना, इसमें ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ये करंट होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी के लिए इतना सही है, अभी इसका ये हुआ, ठीक है। तो टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।